और दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे और आज हम बात करेंगे अबाउट एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास के बारे में। याद कीजिए, मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि वी कैन डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 मेजर पार्ट्स। हम भारत के इतिहास को 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एंशियंट इंडिया, दूसरा होता है मेडिवल इंडिया और फिर होता है मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया के भी 2 भाग होते हैं। एक मॉडर्न इंडिया का वो भाग है जिसमें हम डाउनफॉल ऑफ मुगल्स यानी कि 1707 ईस्वी से लेकर बात करते हैं कब तक की, हम बात करते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स तक, जो कि 19th सेंचुरी में हुए या 1857 की क्रांति तक। और आप जानते हैं कि जो अगला पार्ट होता है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी किसका होता है, मॉडर्न इंडिया का पार्ट होता है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत, जो कि हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट या सबसे पुराना भाग है। तो आइए सारे के सारे लोग यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से मौजूद हो जाइए। सेशन पूरी तरीके से लाइव हो चुका है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें, तो हमारे देश का जो प्राचीन इतिहास है उसकी तो शुरुआत ही कहाँ से हो जाती है, आज से लगभग 20 लाख साल पहले से, यानी कि 20 लाख बीपी। बीपी का मतलब बिफोर प्रेजेंट। तो आज से लगभग 20 लाख साल पहले ही प्राचीन इतिहास की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास की बात करें तो वी कैन फर्दर डिवाइड इट इनटू 3 मेजर पार्ट्स। तो हम इसे फर्दर 3 महत्वपूर्ण भागों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। और अगर हम एंशियंट इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स या 3 महत्वपूर्ण भागों के बारे में बात करें, तो आप जानते हैं उसमें सबसे पहला कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरा कहलाता है हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें, इन तीनों में अगर हम अंतर की बात करें, तो आप जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसके हमारे पास अवशेष तो हैं, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। कहने का मतलब ये उस समय की बात है जब मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार भी नहीं किया गया था, जब मनुष्य के द्वारा पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया गया था। यही रीजन है कि उस समय के हमारे पास कोई रिटन सोर्सेज नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। उस पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन अगला होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, अगला होता है आद्य ऐतिहासिक काल। और ध्यान रखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिस पीरियड के हमें अवशेष भी मिले हैं, यानी कि रिमेन्स भी मिले हैं, एविडेंसेस भी मिले हैं, और साथ में रिटन सोर्सेज या लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले, हम उन्हें आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं कर पाए। दे आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड, उन्हें आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। उसी को हमने क्या कहा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। बेसिकली आद्य ऐतिहासिक काल में ही हमारे देश की सबसे पहली सिविलाइजेशन, सबसे पहली सभ्यता के बारे में हम बात करते हैं, जो कहलाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले लिपियों का आविष्कार किया था, अपनी लिपियां लिखी थी। लेकिन उन्होंने क्या कन्वे करने की कोशिश की, ये हम आज तक नहीं समझ पाए, क्योंकि उन्होंने भाव चित्रात्मक लिपियों का इस्तेमाल किया था। वो पिक्टोग्राफ्स का इस्तेमाल अपनी लिपियों या अपनी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए किया करते थे। और यही सबसे बड़ा कारण है, यही सबसे बड़ा रीजन है कि उसे हम आज तक भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि उस समय के लोगों ने अपनी लिपियों या अपनी स्क्रिप्ट्स में क्या कन्वे करने की कोशिश की थी। लेकिन हमें यह पता चल गया कि लिपियों का आविष्कार हो चुका था, लिपियां मनुष्य के द्वारा लिखनी शुरू कर दी गई थी। समझ गए बात। नेक्स्ट, हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं, रिमेन्स भी हैं, और साथ में रिटन सोर्सेज भी हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं। और जितने भी रिटन सोर्सेज हमें मिले हैं, जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, उन सारे के सारे लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में सफलता हासिल की जा चुकी है। दे कैन बी रीड, उन्हें पढ़ा जा सकता है। वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं कि उस समय मनुष्य के द्वारा क्या कहने या कन्वे करने की कोशिश की गई थी। तो इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट भागों में हमने एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत को डिवाइड किया है। लेकिन अगर हम अकेले प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें या प्रागैतिहासिक काल की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 एजेस। उसे हम 3 एज या 3 युगों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कहलाता है स्टोन एज यानी कि पाषाण युग। स्टोन एज, पाषाण युग, और नाम से ही पता चलता है कि वो पीरियड, वो काल जिसमें मनुष्य अपने टूल्स या औजार बनाने के लिए केवल और केवल
पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था, स्टोन्स का इस्तेमाल किया करता था, पाषाणों का इस्तेमाल किया करता था, उस पीरियड को ही हम क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। लेकिन मनुष्य के द्वारा सबसे पहली मेटल, सबसे पहली धातु जो खोजी गई, दैट वाज कॉपर। वो तांबा था, वो कॉपर था। अब मनुष्य ने अपने टूल्स, अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों के साथ साथ एक मेटल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, विच वॉज कॉपर, है ना, जो कि तांबा था। और जिस पीरियड में मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल अपने टूल्स या अपने औजार बनाने के लिए करने लगा, बस उसी एज को हम कहते हैं चाल्कोलिथिक एज, या उसी को हम चाल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं, जिसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट इज मेटल एज या धातु युग, वो एज जिसमें अब मनुष्य मुख्य रूप से अपने औजारों को बनाने के लिए केवल और केवल किसका इस्तेमाल कर रहा था? मेटल्स का इस्तेमाल कर रहा था, धातुओं का इस्तेमाल कर रहा था। सबसे पहले कॉपर, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने कॉपर में टिन मिलाकर क्या बनाया? ब्रॉन्ज, यानी कि कांसा। तो वो कांसे का भी इस्तेमाल करने लगा। और फिर ही इन्वेंटेड आयरन, और उसके बाद मनुष्य के द्वारा लोहे की खोज कर ली गई। और जब लोहे की खोज कर ली गई तो मुख्य रूप से सारे के सारे टूल्स और औजार बनाने के लिए लोहे का प्रयोग जो था वो पूरी तरीके से प्रचलित हो गया, कॉमन हो गया। अब हमें बात करनी है इन तीनों पीरियड्स में से सबसे पुराना और सबसे पहला पीरियड कौन सा रहा? स्टोन एज रहा या पाषाण युग रहा। तो हम स्टोन एज को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत हम करते हैं कहां से? स्टोन एज से, पाषाण युग से। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं कम है, क्योंकि पिछले कुछ समय में यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, डेफिनेटली हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, पूछ लिए जाते हैं सवाल। समझ गए बात? तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आज स्टोन एज के बारे में, और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। किसके बारे में? स्टोन एज या पाषाण युग के बारे में। क्लियर हो गई बात? स्टोन एज का या पाषाण युग का सबसे पहला और सबसे पुराना पीरियड कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि पूरा पाषाण काल। सबसे पहले लिखेंगे, याद रखेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल, जो कि आज से लगभग 20 लाख साल पुरानी बात है। अगर मैंने यहां पर लिखा है 20 लाख बीपी, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 20 लाख बीपी का मतलब यहां पर क्या है? बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट। तो आज से लगभग कितने साल पहले? आज से लगभग 20 लाख साल पहले। आज से लगभग 20 लाख वर्ष पुरानी बात हम कर रहे हैं यहां पर। अब पैलियोलिथिक पीरियड की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या फीचर्स थे? सबसे पहला पॉइंट, पैलियोलिथिक पीरियड यूज्ड टू बी अ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पीरियड। जो पैलियोलिथिक पीरियड था या जो पूरा पाषाण काल था, वो एक आखेटक एवं खाद्य संग्रहक काल कहा जाता है। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस काल में मनुष्य मुख्य रूप से एक शिकारी हुआ करता था, एक हंटर हुआ करता था, आखेटक हुआ करता था, और उसका मुख्य कार्य अपने लिए क्या था? फूड गैदरिंग, यानी कि खाद्य संग्रहण करना या अपने लिए भोजन इकट्ठा करना। मनुष्य के अंदर सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं थी, वो पूरी तरीके से असभ्य था, बर्बर था। उसका मुख्य काम ही क्या था? वो पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का शिकार किया करता था, हंटिंग किया करता था, और जानवरों से ही, आप जानते हैं, पहनने के लिए खाल प्राप्त किया करता था, खाने के लिए मांस प्राप्त किया करता था। और साथ में अलग अलग स्थानों पर जगह बदल बदल कर रहा करता था। उसका रीजन क्या था? क्योंकि एक स्थान पर जब मनुष्य रहा करता था, तो वहां पर जितने भी रिसोर्सेज होते थे, चाहे वो नेचुरल हो, ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज पर ही वो पूरी तरीके से आधारित था। अब उसे वहां पर जो भी खाने के लिए, है ना, जानवरों का मांस मिलता था, फल मिलते थे, या जो भी वनस्पति मिलते थे, उन्हीं से वो गुजारा किया करता था। फूड गैदरिंग उसके लिए सबसे मुख्य कार्य हुआ करता था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पैलियोलिथिक पीरियड की। यही वो पीरियड है, पैलियोलिथिक पीरियड, इन विच मैन इन्वेंटेड फायर, जिसमें इन्वेंशन ऑफ फायर या आग का आविष्कार हुआ।
पैलियोलिथिक पीरियड में ही मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। लेकिन क्या आग के इस्तेमाल के बारे में मनुष्य के पास जानकारी थी? मनुष्य को पता था? जी नहीं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि वह अग्नि के प्रयोग से पूरी तरीके से अनभिज्ञ था, अनअवेयर था। उसे नहीं मालूम था हाउ टू यूज फायर, आग का इस्तेमाल कैसे करना है। शायद आप कह सकते हैं, शायद आप कह सकते हैं कि भाई इसी काल में मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार तो कर लिया गया, लेकिन आग का इस्तेमाल कैसे करना है वो उसे इस काल में नहीं आ पाया था। एसएससी सीजीएल है ना, पिछले साल एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग के होने के जो एविडेंसेस हैं वो हमें किस पीरियड से मिलते हैं या किस काल से मिलते हैं। तो ऑस्ट्रिच तो सभी जानते होंगे, शुतुरमुर्ग यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पिक्चर में। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो शुतुरमुर्ग हैं, ये ऑस्ट्रिचेस हैं, ये पैलियोलिथिक पीरियड से ही एग्जिस्ट करते हैं। इनके एविडेंसेस हमें पैलियोलिथिक पीरियड से भी मिलते हैं, यानी कि ये इतने पुराने जीव हैं। एक काफिर यहाँ पर कमेंट कर रहा है कि ये क्लास लाइव नहीं है। क्यों लाइव नहीं करते सर? आपसे बात तभी कर सकें मेरे भाई, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं लगातार आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ता रहूंगा तो ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ पे कोई और टीचर तो नहीं है जो आपको पढ़ाएगा आकर, जो आपको सिलेबस कराएगा, वो भी मुझे ही कराना है। तो एक बात अपने जहन में बांध लीजिए, अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रख लीजिए, ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज़ समझा रहा हूँ और आपका कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्लास लाइव नहीं है। समझ गए बात? क्लास हमेशा लाइव होती है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख कर भेजें और उसे पढ़कर हम उसका रिप्लाई करें, है ना। स्वाभाविक सी बात है। मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास में आए हैं तो इस क्लास में आने का आपका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? पढ़ना, है ना। अगर मैंने यहाँ पर स्टोन एज पढ़ाना शुरू करा है तो आपका उद्देश्य क्या है? स्टोन एज पढ़ना। तो आप स्टोन एज पे ध्यान दीजिए ना भाई। अब आप मेरी माशूका तो है नहीं कि आप मुझे यहाँ पे कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, तो मेरे लिए कंपलसरी आपका जवाब देना, नहीं तो आप नाराज हो जाओगी क्योंकि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है। ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, है ना। जो चीज़ मुझे करनी चाहिए यहाँ पे आके वो मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप बेवजह बीच में कमेंट करते रहेंगे तो मुझे क्या करना होगा? मजबूरन इग्नोर करना होगा, क्योंकि आपके पास तो पंचवर्षीय योजना है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। आप तो हो सकता है ये सोच के बैठे हो कि चलिए अभी तो तैयारी शुरू की है, पंचवर्षीय योजना के तहत सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन हमारा ये अप्रोच, मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली बता देता हूँ, ये हमारी अप्रोच है जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा के आपको तैयार किया जाए, ताकि आप सेल्फ स्टडी करें, सब्जेक्ट को और बेहतर करें और जाकर अपना एग्जाम क्वालिफाई करें। उसके बाद तो आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए। समझ गए बात? इतनी फुर्सत किसके पास है भाई? इसीलिए बातें करना छोड़ दीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। समझ गए बात? कमेंट से मत लीजिए, आंखों का इस्तेमाल कीजिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है। सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी तो क्वेश्चंस भी होंगे, और जब क्वेश्चन होंगे तो फिर मजा ही आएगा ऑब्वियसली। सिलेक्शन होगा तो मजा तो आएगा ही भाई। चलिए खैर, एनीवेज, अब आपकी, आप सब लोगों का जो भ्रम था वो मैंने अच्छे से दूर कर दिया। समझ गए बात? चल गो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो जो पैलियोलिथिक पीरियड था, जो पूरा पाषाण काल था, उसमें जो मानव हुआ करता था, उसमें जो मनुष्य हुआ करता था, तो ध्यान रखेंगे वो नेग्रिटो जाति का माना जाता है, वो नेग्रिटो रेस या नेग्रिटो जाति का हुआ करता था। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए पैलियोलिथिक पीरियड के मानव को, है ना, पैलियोलिथिक पीरियड का जो मनुष्य था वो किस रेस या किस जाति का कहलाता था, तो दैट वाज नेग्रिटो रेस, वो नेग्रिटो जाति का कहलाता था। समझ गए बात? लेकिन अगर हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि आज से लगभग 20 लाख साल पुरानी बात है। और अगर ये आज से लगभग 20 लाख साल पुरानी बात है तो भाई स्वाभाविक सी बात है, इस लंबे पीरियड को भी हमने क्या कर दिया है? फर्दर 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है। तो पैलियोलिथिक पीरियड का ही सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला पीरियड कहलाता है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में लिखेंगे निम्न पुरा पाषाण काल। सर नेग्रिटो रेस क्या होता है? बेटे जैसे पशुओं की और वनस्पतियों की, पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, ऐसे ही मानव की भी विभिन्न प्रजातियां होती हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे आप दिखते हैं, है ना शिवानी, आप शीशे में देखिए, आप आईने में देखिए,
जैसी आप दिखती हैं, क्या ये ज़रूरी है कि चाइना में रहने वाला व्यक्ति या चाइना में रहने वाली कोई लड़की भी वैसी ही दिखे? क्या ज़रूरी है कि रशिया में रहने वाले, है ना, लड़की भी वैसी ही दिखे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या अफ्रीका में रहने वाली लड़की भी वैसी ही दिखे? ऐसा तो नहीं है। कहने का मतलब हम मनुष्य की भी अलग-अलग क्या होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, अलग-अलग स्पीशीज़ होती हैं। तो वो स्पीशीज़, वो प्रजाति मनुष्य की जो कि पैलियोलिथिक पीरियड में एग्ज़िस्ट करती थी, दैट इज़ नोन एज़ ऑफ नेग्रिटो रेस। उसको हमने क्या कहा? नेग्रिटो जाति का कहा। समझ गए बात? अब हम लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें, जो कि आज से लगभग 20 लाख साल पुराना समय था। तो पैलियोलिथिक पीरियड में ही जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है, आज से लगभग 20 लाख साल पहले मनुष्य के द्वारा पत्थरों से बड़े-बड़े औजार बनाए जाते थे, बड़े-बड़े टूल्स बनाए जाते थे। भाई क्योंकि, है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें तो केवल और केवल उस समय के टूल्स ही मिले हैं, उस समय के औजार ही मिले हैं। हमें तो मानव अस्थियों तक के भी कोई साक्ष्य पैलियोलिथिक पीरियड से नहीं मिले, वो भी हमें मेसोलिथिक पीरियड से मिले। तो कहने का मतलब हमने केवल टूल्स और औजारों के आधार पर ही कुछ कुछ चीजों का अनुमान लगाया है, और उसी आधार पर हमने पैलियोलिथिक पीरियड को भी फर्दर 3 कैटेगरीज में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इतिहासकारों का कहना है कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में आज से लगभग 20 लाख साल पहले मनुष्य पत्थरों से अपने औजार बनाया करता था जानवरों का शिकार करने के लिए, लेकिन औजार जिन पत्थरों से बनाया करता था वो पत्थर क्वार्टजाइट स्टोन्स कहलाते हैं। उन्हें क्वार्टजाइट स्टोन्स कहा जाता था। क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल ही पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा अपने औजारों को बनाने के लिए किया गया। और ध्यान रखेंगे, इसी की हमें दो संस्कृतियां देखने को मिली, दो कल्चर्स हमें देखने को मिले, एक उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में। जैसे सबसे पहली संस्कृति चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, या इंग्लिश में आप इसको चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर लिख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में आप जानते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे टर्म्स हिंदी और इंग्लिश में सेम होते हैं। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति या चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर की अगर हम बात करें, तो ध्यान रखेंगे इसी के कुछ एविडेंसेस या इसी के कुछ टूल्स हमें पंजाब में सोहन रिवर वैली या सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब क्वार्टजाइट स्टोन्स का इस्तेमाल करके मनुष्य के द्वारा कुछ औजार बनाए गए, कुछ टूल्स बनाए गए जिन्हें चॉपर या चॉपिंग कहा जाता था। उसी से चॉपर चॉपिंग कल्चर या चॉपर चॉपिंग संस्कृति डेवलप हुई। और ध्यान रखेंगे उसी संस्कृति के हमें जो टूल्स मिले, जो औजार मिले, वो पंजाब में सोहन रिवर वैली से प्राप्त हुए। सर इट कैन बी पॉसिबल दैट स्टोन्स वर शार्पेंड नेचुरली। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर तो आप ये भी कहते होंगे कि यार जो राम सेतु है वो तो नेचुरली बन गया होगा, उसे तो किसी ने नहीं बनाया होगा। ऐसा मानते हो आप? इसके अलावा दूसरा कल्चर, दूसरी संस्कृति जो कहलाती है हैंड एक्स कल्चर या हैंड एक्स संस्कृति, उसके टूल्स, उसके एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में नियर मद्रास, यानी कि नियर चेन्नई। तो आप कह सकते हैं कि भाई लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में जो मनुष्य था, जो मानव था, वो विस्तृत था उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, क्योंकि इसके टूल्स हमें दक्षिण में मद्रास तक भी मिले, उत्तर में पंजाब तक भी मिले। समझ गए बात? लीजिए अब समझ जाएंगे। यहाँ पे किसी ने बोला था कि हो सकता है वो जो पत्थर हैं वो नेचुरली शार्पन हुए हो। अब देखो मेरे भाई, ये वो सबसे पहली हैंडेक्स है, ये वो सबसे पहली हस्त कुल्हाड़ी है जिसको 1863 में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा प्राप्त किया गया था। कहां से? दक्षिण भारत में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से, पल्लवरम नामक स्थान से। अब क्या कहेंगे आप? अब ये तो देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये नेचुरली, ऐसा टूल नेचुरली बन गया होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्योंकि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की सबसे पहली हस्त कुल्हाड़ी, सबसे पहला हैंडेक्स रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा प्राप्त किया गया था, इसीलिए इन्हीं महाशय को
कहा जाता है फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फूट ही प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड में, पैलियोलिथिक पीरियड में, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की एक हैंड एक्स, एक हस्त कुल्हाड़ी इन्होंने ही सबसे पहले 1863 में प्राप्त की थी, जो कहां से मिली थी? मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से। इसके अलावा ध्यान रखेंगे इसी पीरियड के कुछ एविडेंसेस, कुछ साक्ष्य रिमेन्स हमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास बेलन रिवर वैली या बेलन नदी घाटी से भी प्राप्त हुए हैं। और ध्यान रखेंगे बेलन रिवर वैली जो कि एट प्रेजेंट, भैया आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के ही पास मिर्जापुर भी एक और जिला है। मिर्जापुर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, कालीन भैया। तो मिर्जापुर के ही पास बेलन रिवर वैली या बेलन नदी घाटी से भी हमें लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के कुछ एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। और ये स्थान महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां से लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से लेकर, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल से लेकर नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल तक के टूल्स, उपकरण और फॉसिल्स यानी कि पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इसीलिए एक याद रखेंगे पंजाब में सोहन रिवर वैली, दूसरा याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में बेलन रिवर वैली। और दोस्तों ध्यान रखेंगे पिछले ही साल एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए फर्स्ट स्कल कैप या प्रथम मानव कपाल, जिसको क्या कहा गया? होमो इरेक्टस कहा गया, ये भी हमें कहां से प्राप्त हुआ है? हथनोरा विलेज या हथनोरा ग्राम नामक स्थान से, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर वैली या नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। तो कहने का मतलब केवल पंजाब में सोहन रिवर वैली नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में बेलन रिवर वैली और मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर वैली तक हमें लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस या रिमेन्स से प्राप्त हुए हैं। जिन लोगों को एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी इशू आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, कल अनाउंसमेंट में भी बोला गया था कि करियर विल ऐप में बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, बहुत सारे अपडेशंस किए गए हैं। अब क्योंकि करियर विल ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है, तो जब भी एप्लीकेशन में कोई भी अपडेशन होता है, कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो 2-3 दिन के लिए हमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो स्मूथली रन नहीं कर पाती है। तो ऐसे में आपको संयम रखना है और इस वीकेंड आते आते या वीकेंड से पहले पहले जो एप्लीकेशन है वो स्मूथली वैसे ही रन करने लगेगी जैसे वो हमेशा करती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी दुखी, परेशान, हताश, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? इसके अलावा ध्यान रखेंगे नर्मदा रिवर वैली में ही होसंगी विलेज एक और महत्वपूर्ण प्लेस, एक और महत्वपूर्ण स्थान है जो कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड या निम्न पुरापाषाण काल का माना जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सारे के सारे लोगों को क्लियर हो गई है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है ना, क्योंकि हम ना तो इस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा फैमिलियर रहे हैं और ना ही ऐसे टर्म्स हमने कॉमनली देखे हैं। आगे बढ़े, इजाजत है? लीजिए। इसके बाद पैलियोलिथिक पीरियड का ही दूसरा पीरियड जो कि कहलाता है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड या जो कहलाता है मध्य पुरा पाषाण काल। अब मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें, अगर मध्य पुरा पाषाण काल की बात करें, तो ये पीरियड है आज से लगभग 80,000 साल पुराना। यहां पर 80,000 बीपी लिखा है, तो आप कह सकते हैं कि 20 लाख बीपी से लेकर 80,000 बीपी तक का जो पीरियड था दैट वाज लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, वो निम्न पुरा पाषाण काल था। लेकिन आज से लगभग 80,000 साल पहले एक और पीरियड शुरू हुआ जिसको हमने मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड या मध्य पुरा पाषाण काल कहा। क्यों कहा? क्योंकि आज से 80,000 साल पहले जो हमें टूल्स मिले, तो उन टूल्स के आधार पर हमें पता चला कि भाई साहब अब मनुष्य क्वार्टजाइट स्टोन्स का इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपने टूल्स बनाने के लिए, अपने औजार बनाने के लिए
जैस्पर, फ्लिंट और चर्ट स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहा था। कहने का मतलब आज से 80,000 साल पहले जिन पत्थरों का इस्तेमाल मानव ने अपने औजार या टूल्स बनाने के लिए किया, वो क्वार्टजाइट स्टोन्स नहीं थे, वो जैस्पर, फ्लिंट और चर्ट स्टोन्स थे। और उन स्टोन्स का इस्तेमाल करके जो बनाया जाने वाला टूल था, औजार था, उसे क्या कहा गया है? फलक। एक ऐसा औजार, एक ऐसा टूल जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता था। पत्थर तोड़कर बनाए जाने वाले औजार को ही फलक कहा गया। कहने का मतलब मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में मानव फलक नाम का एक टूल बना रहा था, एक औजार बना रहा था, वहीं से डेवलप हुआ फलक कल्चर या फलक संस्कृति। इस कल्चर को, इस संस्कृति को फलक कल्चर या फलक संस्कृति कहा जाता है। ये संस्कृति फलक कल्चर या फलक संस्कृति कहलाती है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, फलक कल्चर के जो महत्वपूर्ण स्थल या जो इंपॉर्टेंट साइट्स हमें प्राप्त हुई या इंपॉर्टेंट साइट्स हमें मिली, वो कौन कौन सी थी? उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ही समीप चकिया नामक स्थान, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद या प्रयागराज के ही समीप बेलन वैली या बेलन रिवर वैली, बेलन नदी घाटी, झारखंड, जो आज वर्तमान में झारखंड राज्य है, झारखंड में ही स्थित है पलामू नामक स्थान, मध्य प्रदेश का भीमबेटका नामक स्थान, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट जगह है। भीमबेटका का जिक्र अभी हम आगे चलकर भी करेंगे। और एक याद रखेंगे, महाराष्ट्र का नेवासा। ये वो स्थल है, ये वो स्थान है जहां से हमें फलक कल्चर या फलक संस्कृति के टूल्स या एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। क्लियर हो गई बात? कोई कहता है थोड़ा फास्ट कराओ, कोई कहता है थोड़ा स्लो कराओ, कोई कहता है जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, कोई कहता है लिखने के लिए अलग से समय दीजिए, कोई कहता है दिन है, कोई कहता है रात है। क्या किया जाए? बताइए आप, क्या किया जाए? इस विडंबना को, इस त्रुटि को कैसे खत्म किया जाए? है ना, इस बात से पता चलता है कि हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विविधता है। 100% जनता को संतुष्ट करना तो भगवान के भी बस में नहीं है भाई। हम तो 100% लोग भगवान से भी संतुष्ट नहीं है, तो सोचिए, मैं तो फिर भी एक इंसान हूं। सर जी, इससे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा भाई। दिल्ली पुलिस वालों से जाकर बात कीजिए, उनको खुद, वो आपको खुद कहते हुए मिलेंगे कि भाई साहब करियर बिल से पढ़ लीजिए, हम भी वहीं से पढ़कर पुलिस बने हैं, दरोगा बने हैं। नेक्स्ट, अगला होता है अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अपर पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि उच्च पुरा पाषाण काल। अपर पैलियोलिथिक पीरियड या उच्च पुरा पाषाण काल, बेसिकली ये समय है आज से लगभग 35,000 बीपी, यानी कि आज से लगभग 35,000 साल पहले का पीरियड। आज से लगभग 35,000 साल पहले का पीरियड ही क्या कहलाता है? अपर पैलियोलिथिक पीरियड या उच्च पुरा पाषाण काल। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आज से लगभग 35,000 साल पहले ही इवोल्यूशन हुआ होमोसेपियंस, या वो होमोसेपियंस का जो उद्भव है वो आज से लगभग 35,000 साल पहले माना जाता है। यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड में तो नेग्रीटो रेस के लोग हुआ करते थे, लेकिन होमोसेपियंस, जिसका नाम हमने सुना है बचपन में, हमने अपने साइंस की किताबों में पढ़ा भी है। तो यही वो पीरियड है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जिसमें होमोसेपियंस या आदि मानव, है ना, होमोसेपियंस का उद्भव हुआ। और ध्यान रखेंगे, इस पीरियड में मनुष्य के द्वारा जो बनाए जाने वाले औजार थे, टूल्स थे, उन्हें ब्लेड कहा जाता था। और इसी पीरियड के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसी पीरियड के हमें कुछ केव शेल्टर्स और कुछ केव पेंटिंग्स प्राप्त हुई हैं, यानी कि गुफा शैलाश्रय और कुछ गुफा चित्रकारी। ये पैलियोलिथिक पीरियड से पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड से ही हमें कुछ केव शेल्टर्स और कुछ केव पेंटिंग्स प्राप्त हुई हैं। और वो कहां से प्राप्त हुई हैं? तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका नामक स्थान से। ये भीमबेटका एग्जाम में पूछे जाने वाला फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट सवाल है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में कुछ गुफा शैलाश्रय, कुछ गुफा चित्रकारी जो है वो हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका नामक स्थान से प्राप्त हुई है। इसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। और अगर मध्य पाषाण काल की बात करें, अगर मेसोलिथिक पीरियड की बात करें, तो आज से लगभग 12,000 साल पहले से लेकर आज से लगभग 10,000 साल पहले तक का पीरियड, यानी कि 12,000 बीपी से लेकर लगभग 10,000 बीपी तक का जो पीरियड है, दैट इज नोन एज मेसोलिथिक पीरियड, उसी को कहा जाता है मध्य पाषाण काल। कहने का मतलब, इस काल में, इस पीरियड में भी मनुष्य के द्वारा पत्थरों के ही औजार बनाए जा रहे थे, लेकिन बदलाव क्या हुआ, चेंज क्या हुआ? अभी तक पत्थरों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े आकार के औजार बनाए जा रहे थे, लेकिन कंपैरेटिवली पैलियोलिथिक पीरियड से इस पीरियड में मनुष्य के द्वारा जो औजार बनाए गए, जो टूल्स बनाए गए, उनका आकार छोटा हुआ। और वही छोटे आकार के जो टूल्स थे उन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया, या वो माइक्रोलिथ कहलाते हैं। मेसोलिथिक पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ही यही है कि इस पीरियड में हमें छोटे आकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं, या छोटे आकार के टूल्स या औजार प्राप्त हुए हैं। मेसोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड है जिसमें फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स या मानव अस्थिपंजर के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य हमें सबसे पहले कहां से प्राप्त हुए थे? तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय नामक स्थान से। जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। सर ये सब काल भारत में ही ज्यादातर क्यों हुए? क्योंकि मेरे भाई आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हो, युगांडा का इतिहास नहीं। आप पढ़ ही क्या रहे हो भाई? इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। आपके एग्जाम में युगांडा का इतिहास थोड़ी आएगा, भारत का ही तो इतिहास आएगा मेरे भाई। तो हम तो वही पढ़ेंगे ना जो भारत में हुआ। खुद बताइए आप, जब आपको भारत सरकार के अधीन नौकरी करनी है, जब आपको भारत सरकार का मुलाजिम बनना है, तो आप युगांडा का इतिहास पढ़ के थोड़ी ऐसा कर पाएंगे। भारत सरकार का प्रतिनिधि बनने के लिए तो भारत के ही इतिहास को जानना जरूरी होगा ना। समझ गए बात? इसके बाद मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ी साइट या सबसे बड़ा स्थल माना जाता है राजस्थान में भीलवाड़ा का बागौर नामक स्थान। सर प्रतापगढ़ में किसके एविडेंस मिले? मानव अस्थि पंजर के जो साक्ष्य हैं वो सबसे पहले यहां से मिले थे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, राजस्थान का बागौर नामक स्थान, ठीक है, और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ नामक स्थान मेसोलिथिक पीरियड के वो प्लेसेस माने जाते हैं, वो स्थान माने जाते हैं जहां से मनुष्य के पशुपालन किए जाने के एविडेंसेस हमें मिले हैं। क्योंकि मेसोलिथिक पीरियड की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ही क्या है? और पैलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड में सबसे बड़ा अंतर ही किस चीज का है? कि मेसोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, जिसमें मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई। मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत इसी काल में की गई। और मनुष्य के द्वारा पशुपालन किए जाने के जो एविडेंसेस थे या जो साक्ष्य हैं, वो हमें दो स्थानों से प्राप्त हुए हैं, राजस्थान का बागौर
और ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश का आदमगढ़ नामक स्थान। नेक्स्ट, नियोलिथिक पीरियड यानी कि नवपाषाण काल। आज से लगभग 10,000 साल पहले के बाद का जो काल है उसी को क्या कहा जाता है? नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नियोलिथिक पीरियड? इसी को कहते हैं न्यू स्टोन एज। और जिन टूल्स या जिन औजारों का इस्तेमाल मनुष्य के द्वारा नियोलिथिक पीरियड में किया जाता था उन टूल्स को कहा जाता था सेल्ट। और नियोलिथिक पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन दिस पीरियड मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। मनुष्य के द्वारा नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत की गई थी। मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत नियोलिथिक पीरियड में ही की गई थी। और ध्यान रखेंगे मनुष्य के द्वारा कृषि किए जाने का सबसे पहला एविडेंस या सबसे पहला साक्ष्य हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से मिलता है। और ध्यान रखेंगे मेहरगढ़ नामक स्थान वो स्थान है जहां पे हमें नियोलिथिक पीरियड से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक के भी क्या मिले हैं? एविडेंसेस मिले हैं। मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड में ही की गई। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किसकी कृषि की गई थी? जौ, गेहूं और कपास। बार्ले, व्हीट एंड कॉटन। अब क्योंकि मनुष्य के द्वारा कृषि किए जाने के एविडेंसेस या कृषि की शुरुआत की गई तो भाई स्वाभाविक सी बात है अगर मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया तो बीज बोने से लेकर फसल के उगने तक या फसल की कटाई तक उसे एक स्थान पर रुकना भी पड़ेगा। यही कारण है कि भाई नियोलिथिक पीरियड से ही हमें सबसे पहले मनुष्य के परमानेंट रेजिडेंस या स्थायी जीवन का साक्ष्य मिलता है। और भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम मानव बस्ती भी हमें कहां से मिली है? नियोलिथिक पीरियड से। और इस प्रथम मानव बस्ती के जो मकानों के रिमेन्स या अवशेष हमें मिले हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर आकार के थे, यानी कि वो वर्गाकार और आयताकार थे। नियोलिथिक पीरियड में ही मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार माना जाता है। इन्वेंशन ऑफ व्हील भी नियोलिथिक पीरियड में ही मनुष्य के द्वारा माना गया है। नोट कर लीजिए आप इसको जल्दी से। इसके बाद नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल जैसे कि टर्की के कोनिया में कैटल हुयुक नामक स्थान नियोलिथिक पीरियड की ही एक साइट या एक स्थल माना जाता है। छठी क्लास की एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे कैटल हुयुक का जिक्र वहां पर भी हुआ है। सर बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल है क्लास, हाँ या ना तो बोलिए। बीपीएससी के आज क्वेश्चन करके देखिएगा इस टॉपिक के। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अपने आप। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है बालिके। अभी मेरी बात आपके समझ में नहीं आई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं ना तो उसी में भी भारत का इतिहास ही पूछा जाएगा, उसमें होनालुलु का इतिहास नहीं आएगा। अगर आप जाके आईएएस का एग्जाम भी देंगे ना तो मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट में से आईएएस के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा भरोसा मुझ पे रखिए, ज्यादा भरोसा खुद पे रखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, एक और चीज, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्रचार भी जरूरी है भाई आप लोगों के लिए। मैं यूट्यूब पर आ चुका हूँ आप लोगों को डेली रेगुलर प्रैक्टिस कराने के लिए। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सुमन जीएस को जल्दी से फॉलो कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन एनेबल कर लीजिए, जिससे पहले कि आप वंचित रह जाएं। मेरा यूट्यूब चैनल है अभिषेक सुमन जीएस, मेरा इंस्टा आईडी भी है अभिषेक सुमन जीएस, दोनों जगह आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि अब हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके तीनों का जलवा
है ना, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का बुर्ज-होम नामक स्थान, जम्मू कश्मीर में नियोलिथिक पीरियड के हमें 2 स्थल मिले, 2 साइट्स मिली, एक बुर्ज-होम और एक गुफकराल। दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में है, लेकिन बुर्ज-होम फेमस है क्योंकि यहाँ से हमें कुछ पिट ड्वेलिंग्स, कुछ गर्तावास मिले हैं, यानी कि कुछ कब्रें मिली हैं। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि बुर्ज-होम नामक स्थान से ही जो हमें कब्रें मिली हैं, उन कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने की भी प्रथा हुआ करती थी। कहने का मतलब उन गर्तवासों में, उन कब्रों में हमें मनुष्य के साथ-साथ, मालिक के साथ-साथ कुत्तों की भी अस्थियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा नियोलिथिक पीरियड में ही मनुष्य के द्वारा धान की कृषि या हार्वेस्टिंग ऑफ राइस के एविडेंसेस भी हमें मिलते हैं। और ध्यान रखेंगे, मनुष्य के द्वारा धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कोल्डी हवा नामक स्थान से प्राप्त होता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का कोल्डी हवा नामक स्थान वो स्थान है जहां से मनुष्य के द्वारा चावल की कृषि या धान की कृषि सबसे पहले की गई थी। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण साइट, एक और महत्वपूर्ण स्थल जो कि नियोलिथिक पीरियड का ही माना जाता है, वो है बिहार का चिरांद नामक स्थान। इसे भी नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाणकालीन स्थल माना गया है। इसके बाद टाइप ऑफ मेगालिथ्स, क्योंकि मैंने आपसे कहा महापाषाण संरचना या कब्र या स्मारक के प्रकार, कई प्रकार के मेगालिथ्स या महापाषाण संरचनाएं हमें देखने को मिली हैं, जो कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली कहलाती है केन सर्कल्स, या जिसे हिंदी में संगोरा वृत्त कहा जाता है। कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों की गोलाकार आकृति ही क्या कहलाती है? केन सर्कल्स। यानी कि कब्र के अंदर शव को दफनाने के बाद कब्र के ऊपर पत्थरों को गोलाकार में सजा दिया जाता था, या गोल आकार में सजा दिया जाता था, जिसे केन सर्कल्स या संगोरा वृत्त कहा जाता था। सर टेलीग्राम पर नहीं हो, जाइए अभिषेक सुमन जीएस के नाम से टेलीग्राम पे भी ढूंढिए, बिल्कुल है। सारे के सारे नोट्स, सारा का सारे पीडीएफ शीडीएफ सब आपको वहीं पर मिलेगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसके बाद दूसरे प्रकार के कहलाते हैं डोलमेन, जो कि एक सिंगल चैम्बर मेगालिथिक मकबरा हुआ करता था, और एक मेनहिर कहलाते हैं। ये स्टाइल वेस्टर्न यूरोप से अडॉप्ट किया गया था, जिन्हें इरेक्टिक मेगालिथ्स कहा जाता है। इसमें कब्रों के ऊपर पत्थरों को खड़े आकार में रख दिया जाता था। खड़े पत्थरों के ही इस मेगालिथ को मेनहिर कहा जाता है। और ये वाला जो वेस्टर्न यूरोप से अडॉप्ट किया गया, इसे 3000 बीसी यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले शुरू किया गया था। और ये मुख्य रूप से हमें मेनली ही कहां से मिलते हैं? साउथ इंडिया से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश, सारे के सारे दक्षिण भारतीय राज्य। इसके बाद दोस्तों आता है चालकोलिथिक पीरियड, ताम्रपाषाण युग। आज से लगभग 5000 साल पहले, यानी कि ईसा के जन्म से लगभग 3000 साल पहले मनुष्य के द्वारा तांबे की खोज की गई। और तांबे का सबसे पहला प्रयोग भी आज से 5000 साल पहले ही हुआ था। यह वो पीरियड है जिसमें मनुष्य टूल्स या औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल तो कर ही रहा था, लेकिन अब वो पत्थरों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल भी करने लगा, जिसका एविडेंस हमें मद्रास के ही पास अतिरपक्कम नामक स्थान से मिला, जहां पर हमें एक कॉपर हैंडेक्स या तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस पीरियड को आप प्री हड़प्पा कल्चर या पूर्व हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि तांबे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया, क्योंकि उन्होंने ही कॉपर में टिन मिलाकर ब्रॉन्ज या कांसे का निर्माण किया था। इसके बाद आती है मेटल एज या धातु युग। और ध्यान रखेंगे, धातु युग को 3 धातुओं के आधार पर विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला कॉपर एज या ताम्र युग, जिसमें हाथ की कुल्हाड़ी, भाले, मानव मूर्तियां, ये सब प्राप्त हुई हैं। और इन उपकरणों को ही, इन टूल्स को ही गंगा घाटी ताम्र निधि कहा जाता है। सेकेंड इज ब्रॉन्ज एज। तो आप जानते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एक और नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का।
इसीलिए कहा गया है कि ब्रॉन्ज एज में ही हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई थी। बिल्कुल सही बात है। और लास्ट होता है आयरन यानी कि लौह युग। ईसा के जन्म से 1400 साल पहले यानी कि आज से लगभग 1600 साल पहले एशिया माइनर या तुर्की में लोहे की खोज हुई थी। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में लोहे की खोज आज से लगभग 1200 साल पहले 1000 बीसी का मतलब आज से लगभग 3000 साल पहले मानी जाती है। और ध्यान रखेंगे भारत में 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से ही हमें सबसे पहले लोहे के एविडेंसेस या लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। श्रवणी जेम्स, आई एम तेलुगु पर्सन। ओके मेरे भाई, वेलकम टू दिस बैच। अपनी पहुंच है ना, इसका मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक पहुंच चुकी है। आओ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। यू आर अ तेलुगु पर्सन है। आइए फिर तो पुष्पा 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 राज। तो बस यहां पर मेटल एज तक की बात हमने की। इसके अगले क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम शुरू करेंगे पढ़ना प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आधे ऐतिहासिक काल। और आधे ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे अपने सबसे पहली सिविलाइजेशन, सबसे पहली सभ्यता के बारे में, जो कहलाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, या जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए